नमस्कार, मैं हूं अमृत राज। आज हुए टेस्ट में बहुत सारे बच्चों को कुछ क्वेश्चन को लेकर काफ़ी प्रॉब्लम हो रहा था। कुछ बच्चों को मैंने देखा कि बहुत आसानी से सॉल्व कर पा रहे थे, तो मुझे लगा कि क्यों ना आज ही इसका आंसर शीट दे दिया जाए। और ये क्वेश्चन आपके लिए बिहार बोर्ड और सीबीएसई दोनों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। ध्यान रखिएगा, ये मिरर और लेंस टॉपिक से आपके लिए जो टेस्ट हुआ है, इसमें बिहार बोर्ड को भी ध्यान में रखते हुए मैंने सिंगल करेक्ट ऑप्शन को दिया है ऑब्जेक्टिव टाइप का, और साथ ही साथ सीबीएसई को ध्यान में रखते हुए मैंने स्टेटमेंट रीजन इंट्रोड्यूस किया है। बहुत कम लोग ऐसे क्वेश्चन को जानते होंगे, ध्यान दिए होंगे इससे पहले, और ये पहली बार है जब आपको इस तरह का क्वेश्चन देखने को मिला है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं इसमें सारे क्वेश्चन को, और आपने उम्मीद करता हूं कि आपके टेस्ट में काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया होगा। फिर भी एक बार जिन क्वेश्चन को आपने अटेम्प्ट करा है, सॉल्व करा है, चूंकि नेगेटिव मार्किंग के साथ था, तो एक बार आपको पता होना चाहिए कि कैसा होना चाहिए। और जो बच्चे टेस्ट नहीं दे पाए थे या जिनको भी सीखना है, उनके लिए ये बिहार बोर्ड और सीबीएसई के लिए काफ़ी ज़्यादा जरूरी होगा। शुरुआत करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 से 20 तक हमारा सिंगल करेक्ट टाइप का है ये। तो सिंगल करेक्ट टाइप वाले क्वेश्चन को हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। और देखिए दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 1, द फोकल लेंथ ऑफ अ मिरर इज ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। हिंदी में है किसी दर्पण की फोकस दूरी इसकी वक्रता त्रिज्या की होती है। तो सब लोगों ने याद किया होगा कि फॉर्मूला अगर लिखें इसके लिए तो एफ इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है r/2। r/2 कहने का मतलब r का 1/2 होता है, तो 1/2 मतलब हाफ ना। तो इस कारण से अगर हम लोग इसमें आंसर लेंगे तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होगा सी, ऑप्शन नंबर सी होगा हाफ, मतलब आधी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, इफ द मैग्निफिकेशन इज ग्रेटर देन 1 देन द इमेज विल बी। अगर मैग्निफिकेशन को हम देखें और ये दिया हुआ है m, ध्यान देंगे इसको, तो m का फॉर्मूला होता है I/O, और ये अगर ग्रेटर देन 1 है, o को ले जाकर हम इस तरफ करें तो I इज ग्रेटर देन O होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि आवर्धन का मान 1 से बड़ा हो तो प्रतिबिंब बड़ा होगा और वस्तु छोटा होगा, मतलब वस्तु से बड़ा होगा। आप देख लीजिए, वस्तु से बड़ा, ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट, ऑप्शन नंबर बी में है। इस कारण से इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, न्यूमेरिकल क्वेश्चन था ये, काफी अच्छा क्वेश्चन था ये। एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 5 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड 2 मीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्केव मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 40 सेंटीमीटर। फाइंड द साइज ऑफ इमेज, फाइंड द साइज ऑफ इमेज विल बी, मतलब दोनों चीज रिपीट हो गया, ऐसे फाइंड द साइज ऑफ इमेज होना चाहिए। दिया हुआ क्वेश्चन हिंदी में, 5 सेंटीमीटर लंबाई की एक वस्तु 40 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के अवतल दर्पण के सामने 2 मीटर पर रखी है, प्रतिबिंब का आकार होगा। देखिए वस्तु का आकार दिया हुआ, ऑब्जेक्ट का साइज दिया हुआ है, सॉरी ये यहाँ डिस्टरबेंस के लिए आ गया, चलिए कोई बात नहीं। हम लोग लिखते हैं वस्तु का आकार जो दिया हुआ है वो है 5 सेंटीमीटर, चूँकि वस्तु को बाई डिफॉल्ट सीधा रखते हैं तो साइन कन्वेंशन में साइन प्लस होगा। उसके बाद 40 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या का अवतल दर्पण है, तो अवतल दर्पण के लिए वस्तु दूरी, सॉरी रेडियस ऑफ कर्वेचर आर दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर। तो अवतल होने के कारण इसका साइन माइनस में होगा, चूंकि आगे होना है सेंटर इसका। तो अगर यहाँ से हम फोकल लेंथ को निकालते हैं तो फोकल लेंथ आप जानते होंगे कि r/2 होता है। इसका मतलब -40/2 करेंगे तो -20 सेंटीमीटर फोकल लेंथ हो जाएगा। आगे फिर कह रहा है 2 मीटर की दूरी पर रखा गया है, वस्तु दूरी u का वैल्यू दिया हुआ है 2 मीटर। साइन इसका माइनस में होगा चूंकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, आगे होना है और इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में होना है। लेकिन यहाँ आपको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि मीटर में है और बाकी सब सेंटीमीटर में है, तो इसको हम सेंटीमीटर में करते हैं तो 200 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग इसमें निकालते हैं कि रखा गया प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, मतलब आपसे पूछ रहा है कि आई क्या होगा। अगर आप आई के लिए फॉर्मूला लिखें तो देखिए फॉर्मूला होता है, चूंकि m इज इक्वल टू आई डिवाइडेड बाई ओ, और इज इक्वल टू अगर हम लिखें तो ये फॉर्मूला होता है f और u दिया हुआ है, तो f और u के टर्म में दर्पण से है तो f बाई एफ माइनस यू। हम लोग सॉल्व करते हैं इसमें से i के लिए, तो i इज इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाई एफ माइनस यू और मल्टीप्लाइड बाई ओ कर लेंगे। यानी अगर वैल्यू को रखते हैं तो एफ का वैल्यू हो जाएगा ऊपर -20 डिवाइडेड बाई यहाँ -20 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 200 और मल्टीप्लाइड बाई 5 हो जाएगा। अगर आप इसको सॉल्व कर ले, मैं यहाँ कर रहा हूँ नीचे, तो हो जाएगा ऊपर -20 बाई नीचे +180 प्लस 180 और मल्टीप्लाइड बाई 5, 2 से 2 कैंसिल कर लेते हैं और यहाँ कर लेते हैं 18 को 9 से, मतलब यहाँ मिल जाएगा माइनस में, और 5/9 माइनस मिलने का मतलब इमेज इन्वर्टेड होगा, और 5/9 को आप डिवाइड करिए तो 0.55 हो जाएगा, और 0.55 आंसर दिया हुआ है आपका सी में। इस कारण से इसका राइट आंसर हम लोग करेंगे
तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आप इसमें करेंगे सॉल्व करने के बाद तो आपको राइट आंसर मिलेगा 0.55 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, ये भी एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है और न्यूमेरिकल क्वेश्चन में दिया हुआ है अ मैन इज यूजिंग अ कॉन्केव मिरर फॉर सेविंग, हिज फेस इज 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर हैविंग मैग्निफिकेशन 2, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर विल बी। कह रहा है एक आदमी सेविंग के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग करता है, यदि चेहरा 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखने पर आवर्धन 2 प्राप्त हो तो दर्पण की वक्रता त्रिज्या होगी। दर्पण की वक्रता त्रिज्या आपसे पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो डेटा दिया हुआ उसको लिखते हैं। तो सेविंग के लिए मैन प्रयोग कर रहा है और दिया हुआ है कि उसका फेस 20 सेंटीमीटर पर है, तो यहाँ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू का वैल्यू हो जाएगा 20 सेंटीमीटर, साइन इसका आप माइनस में लेंगे। उसके बाद कह रहा है कि मैग्निफिकेशन 2 मिलता है, मैग्निफिकेशन एम का वैल्यू 2 मिलता है। सेविंग करने में हम लोग अपने चेहरे को फोकस और पोल के बीच रखते हैं ताकि बड़ा और वर्चुअल इमेज बने, सीधा और वर्चुअल, बड़ा सा इमेज वर्चुअल और सीधा बने, मतलब आभासी और सीधा बने। तो जब सीधा बनेगा तो मैग्निफिकेशन यहाँ पॉजिटिव लेना होगा। दिया नहीं है कि ये इमेज कैसा बनेगा, लेकिन जब आपको सेविंग करना है तो इमेज सीधा ही बनना चाहिए और वर्चुअल होगा तभी वो सीधा बनेगा, यानी पॉजिटिव मिल जाएगा। तो आपसे पूछ रहा है कि दर्पण की वक्रता त्रिज्या आर का मान कितना होगा, ये आपको बताना है। तो चूंकि एम के लिए अगर पहले तो हम एफ के लिए फॉर्मूला निकाल लेते हैं, तो एम के लिए हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि एफ डिवाइडेड बाई एफ माइनस यू होता है। अगर हम यहाँ से एफ निकालते हैं पहले तो एम हो जाएगा 2 इज इक्वल टू एफ का वैल्यू हो जाएगा, यहाँ दिया हुआ तो नहीं है तो एफ और डिवाइडेड बाई यहाँ भी एफ और माइनस माइनस अगर करेंगे तो प्लस हो जाएगा और 20 ला के मल्टीप्लाई कर देते हैं इस तरफ, तो ये हो जाएगा 2f और प्लस 40 और इज इक्वल टू करेंगे तो यहाँ f हो जाएगा। इसको ला के इधर कर लेते हैं, इसको ला के इधर कर लेते हैं, तो f इज इक्वल टू 2f माइनस f हो जाएगा इज इक्वल टू -40 हो जाएगा सेंटीमीटर, यानी कि r निकालेंगे तो ये -80 सेंटीमीटर हो जाएगा, डबल होना है। और -80 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 80 सेंटीमीटर हमको माइनस साइन जो है वो साइन कन्वेंशन के साथ आपको आंसर नहीं मिलना है, तो इस कारण से इसका राइट आंसर हो जाएगा 80 सेंटीमीटर और ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, इसमें द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्केव मिरर व्हेन डिप्ड इन वाटर विल बी। अगर पानी में डुबाने पर अवतल दर्पण की फोकस दूरी होगी, तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी तो माध्यम पर निर्भर करती ही नहीं, तो जब नहीं करती है तो ये अनचेंज हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, लेंस जब डुबाएंगे तो भले ही चेंज होगा, लेकिन मिरर को डुबाने पर कोई चेंज नहीं होता है, इस कारण से अपरिवर्तित रह जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में हमको लगता है बहुत सारे लोगों ने गलती किया है और इसको आपको बिल्कुल भी गलती नहीं करने वाला था, बस आपको उलझाने के लिए ये क्वेश्चन दिया हुआ था। दिया हुआ है इफ़ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर इज 3/4। मैं यहाँ लिखते चलता हूँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर है, अब विद रिस्पेक्ट टू वाटर मतलब WμA का वैल्यू दिया हुआ है और ये है 3/4। नेक्स्ट है एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, एयर के रिस्पेक्ट में और ग्लास का दिया हुआ है और ये दिया हुआ है 3/2। आपसे पूछ रहा है देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर और विद रिस्पेक्ट टू एयर मतलब AμW का वैल्यू आपसे पूछ रहा है। हिंदी में क्वेश्चन है, यदि पानी के सापेक्ष हवा का अपवर्तनांक 3/4 है, पानी के सापेक्ष हवा का 3/4 दिया हुआ है तथा हवा के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3/2 है, हवा के सापेक्ष कांच का 3/2 दिया हुआ है, तब हवा के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक कितना होगा ये आपको बताना है। तो हवा के पानी के सापेक्ष हवा का दिया हुआ है भाई, तो हवा के सापेक्ष पानी का लिखेंगे तो AμW लिखेंगे ना, सॉरी AμW लिखेंगे। अगर AμW लिखते हैं तो ये 1/WμA तो हो जाएगा ना, यानी 1 और WμA दिया हुआ है आपको 3/4, उल्टा कर दीजिए इसको तो 4/3 निकल के आ जाएगा। तो आपको तो इसका कहीं ज़रूरत भी नहीं, लेकिन सभी लोग क्या किए कि जो दिया हुआ है सबको यूज़ कर लेना है, इस कारण से इस क्वेश्चन में गलती किए होंगे, जिनसे भी गलती हुआ होगा। तो इसका असल में राइट आंसर हो जाएगा 4/3, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। तो इस कारण से 8/9 9/8 तो नहीं होगा, इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। बहुत सारे लोगों ने गलती किया होगा इसमें, हाँ आप कमेंट करके बताइए कि आपका सही हुआ या गलत हुआ ये। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम आगे, क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ इसमें द फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर इज, कह रहा है समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी आपको बताना है, सब लोगों ने याद किया होगा कि समतल दर्पण की फोकस दूरी प्लेन मिरर का इन्फिनाइट होता है, इस कारण से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। मैं यहाँ जरा इसका कंटिन्यूअस मोड कर लेता हूँ ताकि मैं आराम से इसको स्क्रॉल करते चला जा सकूँ और आराम से समझा सकूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का हमने बता दिया कि इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका
इन्फिनाइट सी हो जाएगा इसके लिए, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है व्हेन अ लाइट रे गोज फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम देन, कह रहा है जब प्रकाश की किरण सघन से विरल माध्यम में जाती है तब। तो जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तब आपसे पूछ रहा है कि क्या होगा। तो आपने इस बात को पढ़ा होगा कि व्हेन लाइट गोज फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम देन इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये आर है, ये आई है, आप खुद देख लो कि अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड करेगा तो आर को ज़्यादा होना चाहिए, आई को कम होना चाहिए। तो आर इज ग्रेटर देन आई आपको कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन नंबर बी में। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो इसके लिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, दिया हुआ इसमें इफ डी इज इक्वल टू टी इंटू साइन आई माइनस आर डिवाइडेड बाई कॉस आर वेयर डी इज। यदि d बराबर टी इंटू साइन आई माइनस आर बाई कॉस आर है, जहाँ d है तो d क्या होगा? d होता है लेटरल शिफ्ट, आपने पढ़ा होगा इसके लिए। तो लेटरल शिफ्ट के लिए ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पार्श्विक विस्थापन लेटरल शिफ्ट d होता है। ये निकालते हैं जब किसी ग्लास से हम लोग लाइट को, जैसे ये कोई ग्लास स्लैब है और इससे अगर हम लाइट को पास करवाते हैं तो इसको जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन ये बेंड करके ऐसे जाता है, तो जो इसके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है ये लेटरल शिफ्ट कहलाता है और उसी का ये फॉर्मूला होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 जो है उसमें दिया हुआ है व्हेन ऑब्जेक्ट लाइज इन डेंसर मीडियम एंड ऑब्जर्व फ्रॉम रेयर मीडियम देन, जब वस्तु सघन माध्यम में हो तथा विरल माध्यम से देखा जाए तब। जब वस्तु सघन माध्यम में हो और विरल माध्यम से देखिएगा तो आपको ऊपर उठी हुई दिखेगी। मतलब मान लीजिए मछली पानी के अंदर है और आप देखिएगा तो मछली ऊपर उठी हुई दिखती है, मतलब रियल डेप्थ ज़्यादा होती है, आरडी ज़्यादा होती है और एडी कम होता है। तो आरडी इज ग्रेटर देन एडी ऑप्शन में कौन सा दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मतलब वास्तविक गहराई ज़्यादा और आभासी गहराई कम होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ इसमें द सन अपीयर्स मोर देन एक्चुअल, व्हाट इज द रीजन। कह रहा है सूर्य हमें अधिक देर तक दिखाई देता है, इसका कारण क्या है? तो सन जो है हमको अधिक देर तक दिखाई देता है ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो इस कारण से प्रकाश के रिफ्रैक्शन के कारण होता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण होता है और इसी कारण से सूर्य हमें 2 मिनट सुबह में एक्चुअल सनराइज से पहले दिखना शुरू हो जाता है और शाम में एक्चुअल सनसेट के 2 मिनट बाद तक दिखाई देता है। तो इस कारण से इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्रिटिकल एंगल ऑफ एनी मीडियम डिपेंड्स अपॉन, किसी माध्यम का क्रांति कोण निर्भर करता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर, वेवलेंथ पर और दोनों पर। तो इसमें दोनों पर होगा, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर भी डिपेंड करता है ये और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स खुद भी डिपेंड करता है वेवलेंथ पर, तो वेवलेंथ पर भी डिपेंड करता है। मतलब अगर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होगा तो भी क्रिटिकल एंगल चेंज होगा और अगर मीडियम का ये वेवलेंथ चेंज करेंगे तो भी क्रिटिकल एंगल चेंज होगा। तो इस कारण से यहाँ दोनों राइट आंसर होगा, मतलब ऑप्शन नंबर सी होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर डी 13 में दिया हुआ है व्हेन ऑब्जेक्ट लाइज इन रेयर मीडियम देन द फॉर्मूला ऑफ रिफ्रैक्शन थ्रू कॉन्केव रिफ्रैक्टिंग सरफेस इज। जब वस्तु विरल माध्यम में हो तब अवतल अपवर्तक सतह से अपवर्तन के लिए सूत्र। भाई अब किसी भी उत्तल या अवतल अपवर्तक सतह से अगर वस्तु विरल माध्यम में हो तो आप इसके लिए फॉर्मूला लिखेंगे तो होता है म्यू2 बाई भी और माइनस म्यू1 बाई यू और बराबर म्यू2 माइनस म्यू1 और बाई आर, ऐसा होता है। अब देख लो कि यहाँ म्यू2 म्यू1 ना देख करके म्यू और 1 दिख रहा है आपको, तो आप ये समझ के चलेंगे कि रेयर मीडियम इज एयर, एयर का 1 होता है, मतलब म्यू1 बराबर आप यहाँ ले लेंगे 1 और म्यू2 बराबर ले लेंगे आप म्यू। तो फॉर्मूला लिखिएगा तो म्यू2 का हो जाएगा म्यू बाई भी और -1 बाई यू इज इक्वल टू म्यू -1 बाई आर। अब देखिए ये ऑप्शन आपको कहाँ दिख रहा है? तो ये दिख रहा है आपको ऑप्शन नंबर सी में, म्यू बाई भी -1 बाई यू और इक्वल टू म्यू -1 बाई आर, देन सी विल बी द राइट आंसर। इसमें भी कुछ लोग गलती किए होंगे, लेकिन ये वाला भी उम्मीद करते हैं आप लोग का सही होगा। किनका सही होगा जरूर कमेंट करके बताइए। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 दिया हुआ है द लाइट रे कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस मीट्स आफ्टर रिफ्रैक्शन एट। एक समतलोत्तल लेंस के प्रधान अक्ष के समांतर आ रही प्रकाश की किरणें अपवर्तन के बाद मिलेगी, किस बिंदु पर मिलेगी? तो भाई जिस भी लेंस हो, चाहे कॉन्वेक्स हो चाहे कॉनकेव हो, प्लेनो कॉन्वेक्स हो कॉनकेवो कॉन्वेक्स हो, जो भी लेंस हो, जब भी उसके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगा तो हमेशा वो फोकस पर ही मिलेगा। इसलिए आपको ज़्यादा बुद्धि लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस ये क्वेश्चन उलझाने के लिए दिया हुआ था, लेकिन इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, फोकस पे होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 दिया हुआ है इसमें व्हेन टू लेंसेज ऑफ फोकल लेंथ f1 एंड f2 आर प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट देन इक्विवेलेंट फोकल लेंथ कैपिटल F इक्वल टू f1 और f2 फोकस दूरी के दो लेंसों को जब संपर्क में रखा जाता है तब समतुल्य फोकस दूरी कैपिटल F बराबर, आपने याद किया होगा
कि 1/F बराबर फॉर्मूला होता है 1/F1 प्लस 1/F2। अगर इसको हम लोग सॉल्व कर लें तो ऊपर हो जाएगा F2 प्लस F1 या F1 प्लस F2 और डिवाइडेड बाई नीचे हो जाएगा F1 इंटू F2। ये 1/F के लिए हुआ। तो अगर F के लिए लिखिएगा तो F1 इंटू F2 डिवाइडेड बाई F1 प्लस F2। देखिए तो ऐसा ऑप्शन कहीं दिख रहा है क्या? यहाँ F1 प्लस F2 है, यहाँ F1 इंटू F2 है, यहाँ 1/F1 इंटू 1/F2 है। तो इसमें कोई ऑप्शन है ही नहीं, तो नन ऑफ दिस होगा। इस कारण से इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दिस। इसमें बहुत सारे लोग शायद गलती किए होंगे, लेकिन इसका राइट आंसर होगा नन ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। सारे क्वेश्चन मैं ये जरूर कहूँगा कि सारे जितने भी क्वेश्चन दिए हुए हैं ये सारे क्वेश्चन ऐसे हैं कि मिरर और लेंस का एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, बस कंसेप्चुअली इसमें जो है चीज़ों को टेढ़ा किया हुआ है, जिसको कि आपको आंसर करने से पहले एक बार सोच के आंसर करना होगा। बोर्ड कुछ इसी तरह से क्वेश्चन पूछेगा। मैं ये कह सकता हूँ कि मिरर और लेंस में लगभग ऐसा ही क्वेश्चन पूछने वाला है आपसे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। द रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड। प्रतिबिंब का आकार तथा वस्तु के आकार का अनुपात कहलाता है। सभी लोगों ने याद किया होगा ये कहलाता है लीनियर मैग्नीफिकेशन। यहाँ लीनियर नहीं दिया हुआ है तो मैग्नीफिकेशन इसका राइट आंसर होगा। मिरर फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला तो नहीं होगा, दोनों दिस भी नहीं होगा, तो इसके राइट आंसर होंगे ऑप्शन नंबर सी, मैग्नीफिकेशन। बोर्ड में, बिहार बोर्ड स्पेशली लेवल को जिस तरह से रखा हुआ उसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन जो है इसी तरह का क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है 2022 में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 दिया हुआ है। अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर आर प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट, देन देयर इक्विवेलेंट फोकल लेंथ विल बी। कह रहा है 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस तथा 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस को संपर्क में रखा जाता है, तब इसकी तुल्य फोकस दूरी होगी। तुल्य फोकस दूरी को निकालना है तो 1/F बराबर लिखिएगा तो 1/F1 प्लस 1/F2 होता है फॉर्मूला। अगर आप 1/F के लिए लिखते हैं, F1 का दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर और कॉन्वेक्स है तो ये प्लस हो जाएगा, और F2 5 सेंटीमीटर लेकिन कॉनकेव है तो ये माइनस हो जाएगा, तो -1/5 दोनों कैंसिल हो जाएगा, और 1/F के लिए आपको मिल जाएगा 0। सो अगर आप F निकालिएगा तो 1/0 ना, और 1/0 इन्फिनाइट होता है, इस कारण से इसका राइट आंसर होगा इन्फिनाइट। और देख लीजिए इन्फिनाइट नंबर ऑप्शन है आपका डी में, इस कारण से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। मतलब अगर सेम फोकल लेंथ का कॉनकेव और कॉन्वेक्स कॉन्टैक्ट में रख देंगे तो उसका फोकल लेंथ इन्फिनाइट हो जाएगा, एंड इट विल बिहेव एज प्लेन ग्लास स्लैब। ये समतल कांच के गुटके की तरह व्यवहार करने लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 दिया हुआ, द काउज ऑफ मिराज इज ऑफ लाइट। मृग मरीज का प्रकाश के कारण होता है। आपने याद किया होगा कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण होता है मिराज, मतलब मृग मरीज का प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है, इस कारण से इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, इफ the refractive index of the diamond is 2.4, its critical angle will be। यदि हीरे का अपवर्तनांक 2.4 है, इसका क्रांतिक कोण होगा। ध्यान रखिएगा, क्रांतिक कोण को हम लोग को सॉल्व करने का जरूरत नहीं है। हीरे के लिए अपवर्तनांक और क्रांतिक कोण दोनों आपको याद होना चाहिए। अपवर्तनांक 2.4 और क्रांतिक कोण 24.41 डिग्री होता है, या 24 डिग्री भी अप्रोक्सीमेटली याद रख सकते हो। 48 नहीं होगा, 40 नहीं होगा, 84 नहीं होगा, तो 24 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, कि इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ लिक्विड विद रिस्पेक्ट टू एयर इज √3 एंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर इज 3/2, देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू लिक्विड विल बी। कह रहा है यदि हवा के सापेक्ष द्रव का अपवर्तनांक √3 एवं हवा के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3/2 है, तब द्रव के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक होगा। जरा लिखते हैं इसमें कि दिया हुआ है हवा के सापेक्ष द्रव का अपवर्तनांक, तो हवा के सापेक्ष द्रव का अपवर्तनांक दिया हुआ है √3। उसके बाद हवा के सापेक्ष कांच का, तो हवा के सापेक्ष ग्लास का अपवर्तनांक दिया हुआ है और ये है 3/2। आपसे पूछ रहा है द्रव के सापेक्ष कांच का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू लिक्विड, तो ग्लास का विद रिस्पेक्ट टू लिक्विड मतलब L/μg आपसे पूछ रहा है कितना होगा। तो देखिए, तो L/μg के लिए लिखेंगे तो फॉर्मूला आपने सीखा होगा A/μg डिवाइडेड बाई A/μl होगा। रखते हैं वैल्यू को, A/μg का दिया हुआ 3/2 और डिवाइडेड बाई नीचे हो जाएगा √3/1 कर लेते हैं इसको, ये आपका मेन ब्रैकेट मेन डिवाइड हुआ, तो इसको लाके यहाँ गुना कर लेते हैं, तो 3/2 मल्टीप्लाइड बाई 1/√3, √3 से √3 कैंसिल कर लीजिए, 3 कैंसिल कर लीजिए तो √3 मिल जाएगा, यानी कि आपको मिल जाएगा ऊपर √3/2। √3/2 आपको ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, तो इस कारण से इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। बिहार बोर्ड के लिए स्पेशली BSCB के लिए अब 20 क्वेश्चन जो ये था
वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था सीबीएसई में, क्योंकि ऑब्जेक्टिव ऐसा नहीं पूछ रहा है, एक इसमें से पैटर्न चेंज हुआ है, आगे भी उम्मीद करते हैं कि पैटर्न नया होगा। तो उसमें VSA रहता है, तो VSA में आपको इसी टाइप से क्वेश्चन पूछेगा। आगे जो क्वेश्चन है 5 क्वेश्चन, ये आपके लिए स्टेटमेंट रीजन टाइप का है। ये स्टेटमेंट रीजन के की सबसे बड़ी खासियत क्या होती है कि इसके लिए ऑप्शन जो आपको यहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी, ये चारों ऑप्शन इसके सेम होते हैं। आप बोर्ड से लेकर के जिस भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में चले जाइए, इसमें ऑप्शन आपको हमेशा यही दिखने वाले हैं जो दिया हुआ है यहाँ, और आपको ये ऑप्शन भी याद होना चाहिए। बिहार बोर्ड में BSEB में अभी तो ये नहीं है, लेकिन हम उम्मीद कर सकते हैं कि 2022 में ये कुछ टाइप का पैटर्न आपको देखने को मिल जाए। पहले भी 2009 से 13 तक ये स्टेटमेंट रीजन टाइप का हुआ करता था, और आगे भी आप उम्मीद कर सकते हैं कि ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए। सीबीएसई जो है वो ऑलरेडी इसको रखे हुए है, तो आगे भी सीबीएसई इसको कंटिन्यू करने वाली है। इस कारण से ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड और सीबीएसई दोनों तरह के बोर्ड में अपीयर होने वाले स्टूडेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा जरूरी होगा। बिहार बोर्ड पूछ दिया तो आपको पता होगा, तो आप आसानी से इसको आंसर कर सकते हैं। बाकी सारे ऑब्जेक्टिव के रेस्पेक्ट में ये बिल्कुल डिफरेंट टाइप का होता है। पहले इसके सारे ऑप्शन को समझिए आप। दिया हुआ ऑप्शन नंबर ए में स्टेटमेंट एंड रीजन बोथ आर करेक्ट एंड द रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द स्टेटमेंट। मतलब कथन और कारण दोनों सत्य है तथा कथन कारण कथन की सही व्याख्या करता है, तो इसके लिए ऑप्शन नंबर ए आपको मार्क करना है। अगर इफ स्टेटमेंट एंड रीजन बोथ आर करेक्ट एंड द रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द स्टेटमेंट, मतलब कथन एवं कारण दोनों सत्य है तथा कारण कथन की सही नहीं व्याख्या है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर स्टेटमेंट इज करेक्ट बट रीजन इज करेक्ट हो, मतलब कथन सत्य है परंतु कारण असत्य है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, सी होगा। और अगर स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट बट रीजन इज करेक्ट, मतलब कथन असत्य है परंतु कारण सत्य है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा। चारों में आपको ऐसा ही होने वाला है, 2 लाइन आपको मिलने वाले हैं स्टेटमेंट और रीजन, और उसको पढ़ करके आपको इन चारों में से किसी एक तरह के ऑप्शन को आपको चूज करना होगा। इसको सॉल्व करने में सबसे अच्छी बात और ट्रिक मैं बताता हूं आपको कि इसमें ना हमेशा 2 ही ऑप्शन पे बात करना होता है आपको जनरली। अगर मान लीजिए आपने स्टेटमेंट और रीजन दोनों को पढ़ा और दोनों सही लग रहा है, तो उस कारण से इसका ऑप्शन या तो ए होगा या फिर बी होगा। लेकिन अगर आपने पढ़ा और दोनों में से कोई एक गलत लग रहा है, तो इसका ऑप्शन या तो सी होगा या फिर डी हो जाएगा, फिर ए और बी में से नहीं होगा। मतलब आपको 4 ऑप्शन में से हमेशा बुद्धि जो खर्च करनी होगी, लगानी होगी, वो 2 ऑप्शन पे ही मेन लगाना होगा। चलिए क्वेश्चन पे आइए और क्लियर करिएगा इसको कि कैसे सॉल्व करते हैं इसको हम लोग। दिया हुआ स्टेटमेंट इसमें क्वेश्चन नंबर 21 में कि द इमेज फॉर्म्ड बाई प्लेन मिरर इज रियल, कह रहा है कि समतल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक होता है। क्या ये बात सही है? गलत बात है। समतल दर्पण से आभासी, सीधा और ये पार्श्विक उल्टा प्रतिबिंब बनता है। प्लेन मिरर जो है वो वर्चुअल, इरेक्ट और लेटरली इन्वर्टेड इमेज बनाता है, तो वो तो रियल इमेज बनाता ही नहीं। और जब रियल इमेज बनाता ही नहीं है, तो आप बताइए क्या इसमें स्टेटमेंट सही हुआ? स्टेटमेंट इसका सही नहीं हुआ, स्टेटमेंट गलत हो गया। अब रीजन को पढ़ते हैं। द इमेज फॉर्म्ड बाई कॉन्वेक्स मिरर इज वर्चुअल, उत्तल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब आभासी होता है। बिल्कुल होता है आभासी प्रतिबिंब उत्तल दर्पण से बनने वाला, तो इसका रीजन करेक्ट है। अब बताओ स्टेटमेंट गलत हुआ और रीजन सही हुआ, तो ऑप्शन नंबर डी में पढ़े थे ना आप, स्टेटमेंट इज करेक्ट बट रीजन इज स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट बट रीजन इज करेक्ट, मतलब स्टेटमेंट कथन असत्य है परंतु कारण सत्य है, तो ऑप्शन नंबर डी हुआ था। तो इस कारण से इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यानी कि इसमें कथन आपको गलत मिला, कारण सही मिला, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। इसमें कभी दोनों गलत नहीं होता, इस वह में कभी मत रहिएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 22 और क्लियर करते हैं इसको। द इल्यूमिनस ऑब्जेक्ट डज नॉट हैव इट्स ऑन लाइट, कह रहा है कि ज्योतिहीन वस्तुओं में अपना प्रकाश नहीं होता है। ये बात बिल्कुल सही है, ज्योतिहीन वस्तुओं में अपना प्रकाश नहीं होता है। अगर होता तो ज्योतिहीन थोड़ी ना कहलाता, फिर तो लुमिनस ऑब्जेक्ट कहलाता। दूसरा है द इल्यूमिनस ऑब्जेक्ट इज विजिबल व्हेन इट रिफ्लेक्ट्स लाइट, ज्योतिहीन वस्तुएं तभी दिखाई देती है जब यह प्रकाश का परावर्तन करती है। ये भी बात बिल्कुल सही है कि ज्योतिहीन वस्तुएं हमको तभी दिखती है जब यह प्रकाश परावर्तित करती है। और इसी ये जो है वो रीजन जो है वो स्टेटमेंट का बदले, पहली बात तो ये कि दोनों आपको सही मिल गया, तो सी और डी ऑप्शन तो नहीं होगा। अब ए और बी होगा कि अगर रीजन स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करेगा तो ऑप्शन ए होगा और नहीं करेगा तो बी होगा, ये आपको सोचना है। तो देखिए तो बात सही है ना, इसमें जो स्टेटमेंट जो है वो कह रहा है कि ज्योतिहीन वस्तुओं में अपना प्रकाश नहीं होता है, नहीं होता है, और ये बात सही है। और ज्योतिहीन वस्तुएं तभी दिखाई देती है जब यह प्रकाश का परावर्तन करती है। क्यों? क्योंकि उसमें अपना प्रकाश तो होता ही नहीं।
तो जो प्रकाश को परावर्तित करेगा तभी तो दिखाई देगा, मतलब रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द स्टेटमेंट। इस कारण से इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। जरा सोच के देखिए क्वेश्चन का लेवल कैसा होता है। सीबीएसई में यही पूछता है, बिहार बोर्ड आगे अगर चेंज करेगी तो ऐसा पूछ सकता है, अगर नहीं करेगी तो सिंगल करेक्ट वाला ऑप्शन आपके पास हमेशा ओपन रहेगा। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्यों होगा? क्योंकि स्टेटमेंट भी सही है, इसमें रीजन भी सही है, और रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है स्टेटमेंट का कि द इल्यूमिनस ऑब्जेक्ट इज विजिबल व्हेन इट रिफ्लेक्ट्स लाइट। जब ये रिफ्लेक्ट करता है तभी दिखता है, क्योंकि इसमें अपना प्रकाश नहीं होता है। द इल्यूमिनस ऑब्जेक्ट डज नॉट हैव इट्स ओन लाइट। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए होगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 में दिया हुआ है द रेडियस ऑफ, यहाँ देखिए बी जो है वो गलत टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, बी नहीं कुछ होना चाहिए। द रेडियस ऑफ कर्वेचर इज हाफ ऑफ फोकल लेंथ ऑफ मिरर, मतलब वक्रता त्रिज्या किसी दर्पण की फोकस दूरी की आधी होती है। कह रहा है कि वक्रता त्रिज्या दर्पण की फोकस दूरी की आधी होती है, मतलब आर बराबर f/2। क्या ऐसा होता है? नहीं ना, हम लोग पढ़े हैं f बराबर r/2, मतलब स्टेटमेंट इसका गलत है। उसके बाद कह रहा है फोकस दूरी, द फोकल लेंथ इज हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ मिरर, मतलब फोकस दूरी किसी दर्पण की वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ये बात बिल्कुल सही है। तो आपको स्टेटमेंट गलत मिला, रीजन सही मिला, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। मैंने बताया था आपको ऊपर में कि अगर स्टेटमेंट ही गलत हो, रीजन सही हो, तो ऑप्शन डी होगा। तो इस कारण से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 में दिया हुआ है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम इज ग्रेटर देन रेयर मीडियम। सघन माध्यम का अपवर्तनांक विरल माध्यम से अधिक होता है। बिल्कुल सही बात है ये। उसके बाद फिर कह रहा है द वेवलेंथ ऑफ लाइट इज इन डेंसर मीडियम इज लेस देन रेयर मीडियम। कह रहा है सघन माध्यम में प्रकाश का तरंग दैर्घ्य विरल माध्यम से कम होता है। यह भी बात बिल्कुल सही है कि सघन माध्यम में तरंग दैर्घ्य कम होता है और विरल माध्यम में ज़्यादा होता है वेवलेंथ। तो स्टेटमेंट और रीजन आपको दोनों सही मिल रहे हैं। अब यहाँ आपको देखना है कि क्या रीजन स्टेटमेंट को सही एक्सप्लेन कर रहा है। अगर सही एक्सप्लेन कर रहा है तो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा, और अगर सही एक्सप्लेन नहीं करेगा तो ऑप्शन बी होगा। तो आप अगर ध्यान से समझो इसको कि सघन माध्यम का अपवर्तनांक विरल माध्यम से अधिक होता है, ये बात सही है। और इसलिए तो नहीं होता ना, क्योंकि इसका सघन माध्यम में प्रकाश का तरंग दैर्घ्य विरल माध्यम से कम होता है। तरंग दैर्घ्य कम होता है क्योंकि उसका अपवर्तनांक ज़्यादा होता है। मतलब यहाँ स्टेटमेंट भले ही रीजन को एक्सप्लेन कर रहा है, लेकिन रीजन स्टेटमेंट को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है कि सघन माध्यम में प्रकाश का तरंग दैर्घ्य विरल माध्यम से कम होता है इसलिए अपवर्तनांक अधिक होता है, ऐसा तो नहीं है। ऐसा है कि सघन माध्यम का अपवर्तनांक विरल माध्यम से अधिक होता है, इस कारण से सघन माध्यम में तरंग दैर्घ्य कम होता है विरल माध्यम से। तो यहाँ स्टेटमेंट रीजन को भले ही एक्सप्लेन कर रहा है, लेकिन रीजन स्टेटमेंट को एक्सप्लेन नहीं कर रहा, और जब रीजन स्टेटमेंट को एक्सप्लेन नहीं करे तो आपका ऑप्शन नंबर बी होता है। ध्यान रखना, जब रीजन स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करता हो तो ऑप्शन ए होगा, और नहीं करेगा तो बी होगा। इस कारण से इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है ये, फिर से ध्यान से समझना कि अगर स्टेटमेंट और रीजन दोनों करेक्ट हो, और रीजन जो है अगर स्टेटमेंट और रीजन दोनों करेक्ट हो और रीजन स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करे तो ऑप्शन ए होगा, और नहीं करे तो बी होगा। तो यहाँ रीजन जो है वो स्टेटमेंट को एक्सप्लेन नहीं कर रहा, इस कारण से इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। यह अलग बात है कि स्टेटमेंट आपको रीजन को एक्सप्लेन करता हुआ दिख रहा है, लेकिन ऐसा तो कोई ऑप्शन है ही नहीं। यहाँ हमको चाहिए क्या, रीजन को स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करना चाहिए, तो ए होगा, और नहीं करेगा तो बी होगा। इस कारण से इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, लास्ट क्वेश्चन ये था कि द ऑप्टिकल फाइबर इज द बेस्ट एनर्जी कैरियर। प्रकाश तंतु सर्वोत्तम ऊर्जा वाहक है। बिल्कुल सही बात है, ये सर्वोत्तम ऊर्जा वाहक है, इसमें ऊर्जा की कोई हानि नहीं होती है, पढ़ाए हुए हैं आप। उसके बाद है इन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी। पूर्ण आंतरिक परावर्तन में ऊर्जा का ह्रास नहीं होता है, ये बात भी बिल्कुल सही है, और इसी मेथड पे काम करता है हमारा ऑप्टिकल फाइबर, यानी कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन में ऊर्जा की हानि नहीं होती है, ये बात भी सही है। तो दोनों सही है और नहीं होती है, इसी कारण से तो प्रकाश तंतु जो है ऑप्टिकल फाइबर वो बेस्ट एनर्जी कैरियर है। मतलब स्टेटमेंट भी करेक्ट, रीजन भी करेक्ट, एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द स्टेटमेंट। तो इस कारण से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मतलब कि 25 क्वेश्चन आपका जो है, सॉरी ऑप्शन नंबर बी नहीं, ऑप्शन नंबर ए होगा, क्योंकि करेक्ट एक्सप्लेनेशन है इसका। स्टेटमेंट भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, और रीजन स्टेटमेंट का सही एक्सप्लेनेशन है, तो इस कारण से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये हो गया हमारा 25 क्वेश्चन का आंसर। उम्मीद करता हूँ आप लोग का टेस्ट काफ़ी अच्छा गया होगा और आपने सॉल्व भी बहुत अच्छे से किया होगा। बहुत जल्दी इसका रिजल्ट आपके टेलीग्राम पे भी डाल दिया जाएगा, क्लास में भी अनाउंस किया जाएगा, और जो भी टॉप करेंगे उसको
मेरी ओर से गिफ्ट रहेगा। चलिए ये तो हो गया हमारा फर्स्ट टेस्ट। अगले आप बहुत जल्दी तैयार रहिएगा, मैं फिर से लेकर के आऊँगा। ऑफलाइन टेस्ट होगा और ऑनलाइन मैं उसका सॉल्यूशन बताने वाला हूँ। इसका आपको टेलीग्राम पे पीडीएफ भी मिल जाएगा। आप जो है टेलीग्राम पे सर्च करें एम्बिशन, AMBITION, एम्बिशन कैपिटल NWD, ये सब स्मॉल में होना चाहिए। ये लिख करके आप सर्च कर लें टेलीग्राम पे, आपको मेरा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा और वहाँ से आप जो है इस पीडीएफ को, इसके अलावा भी बहुत सारे पीडीएफ में देता हूँ, उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। आपकी काफ़ी हेल्प हो जाएगी। आगे बहुत सारा वीडियो मैं इस चैनल पर भी लेके आता रहूँगा। इसके अलावा मेरे और भी 2 चैनल हैं, उसको भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको बहुत सारा नॉलेजेबल वीडियो, बहुत सारे पहले भी हैं, आगे भी आते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।